अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में तो ये लाजमी आता है, लेकिन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी ये जो है टॉपिक आपका आता है एनुअल्स में। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज का टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इसमें हम लोग डेफिनेशन, उसका केमिकल स्ट्रक्चर्स एंड आइसोमर्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट के इस लेक्चर को अच्छे से सुनते हैं और इन तमाम स्लाइड्स को अपने पास जो है वो नोट डाउन करके रख लेते हैं, तो आप लोगों के लिए एनुअल्स तक में ये आपके हेल्पफुल रहेगा। सो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दो मेन पॉइंट्स इसके बारे में बता दूं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट एंड एनिमल। दे हैव इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक रोल्स। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट्स एंड एनिमल में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ये बहुत सारे मेटाबॉलिक रोल भी प्ले करता है और स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है एनिमल्स एंड प्लांट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द डाइटरी कैलोरीज फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म, एक्टिंग एज अ स्टोरेज form of energy in the body and serve as a cell membrane components that mediate some form of intracellular communications. सो गाइस, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंट रोल होता है, ठीक है, डाइटरी कैलोरीज़ के लिए। क्योंकि हम जो भी फूड इनटेक करते हैं, मीन्स कि अगर हम लोग एक एशियन कंट्री की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च वगैरह ये हमारे पास एशियन कंट्रीज़ में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है। सो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स का एक सिग्निफिकेंट रोल है। और हाई मीन्स कि हमारी बॉडी में एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में ही हमारी बॉडी में स्टोर होती है। इसके अलावा हमारे बहुत सारी सेल मेम्ब्रेन्स कंपोनेंट्स के लिए कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशंस के रोल को प्ले करते हैं। सो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो देन हम डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो आपसे हर बार पूछी जाती है। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। सो सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोगों को याद होनी चाहिए। कोई भी आपसे वाइवा में पूछेंगे एक जनरल इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स होते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स के। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स विद एन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एल्डोज एंड ग्लाइसरएल्डिहाइड ग्लूकोज, वेयर एज दोज विद अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड कीटोसिस, डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन एंड फ्रक्टोज। सो हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे आगे चल के, तो उसमें आपको देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्ट्रक्चर्स में जो है वो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स कंपोनेंट्स में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन होता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्डोसिस कहते हैं, ठीक है, एल्डोस कहते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट जिनमें जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कीटोन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कीटोसिस कहा जाता है। उसके एग्जाम्पल्स आपको याद हो। सो ये पूरी स्लाइड आप लोगों को याद होनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट जिनका एल्डिहाइड ग्रुप होता है उन्हें एल्डोसिस कहते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स कैसे हैं? ग्लाइसर एल्डिहाइड, और वो कार्बोहाइड्रेट जिनका जो है फंक्शनल ग्रुप एसीटोन कीटोन हो तो उन्हें कीटोसिस कहते हैं, लाइक डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन एंड फ्रक्टोज। ओके, सो ये डेफिनेशन आप लोग को याद होनी चाहिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? इंपेरिकल फार्मूला आप लोगों को याद हो, CnH2ON। सो ये इंपेरिकल फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को याद होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मीन्स सिंपल शुगर, देन डाइसेक्राइड, देन ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। सो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स किन में क्लासिफाई होते हैं? एज अ मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड। सो मोनोसेक्राइड का हमारे पास फॉर्मूला वही रहेगा, जनरल फार्मूला CnH2n एंड ON, ठीक है। सो इसको थोड़ा मीन्स कि आप समझ लें कि डिस्क्राइब करके इंपेरिकल फार्मूला को लिखा गया है। सो CnH2n ON हमारे पास मोनोसेक्राइड का फार्मूला है। मोनोसेक्राइड कैन बी डिवाइडेड नंबर 1 डिपेंडिंग अपॉन वेदर एल्डिहाइड, CHO और कीटोन ग्रुप आर प्रेजेंट एज एल्डोसिस और कीटोसिस। सो मोनोसेक्राइड को वही कार्बोहाइड्रेट्स है तो इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले क्लासिफाई किया जाता है, सब डिवाइड होता है कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा सो वो हमारे पास एल्डोसिस कहलाएंगे, और अगर हमारे पास कीटोनिक ग्रुप होगा तो वो हमारे पास कीटोसिस कहलाएंगे। देन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे पोजेस एज ट्रायोस, टेट्रोस। अच्छा, एज ए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो जो हमारे पास मोनोसेक्राइड है उनको किस किस फॉर्म में कैटेगराइज किया है? जनरल फार्मूला हमारे पास जैसे ट्रायोसिस है, ट्रायोसिस में हमारे पास अगर उस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसकी एग्जांपल क्या है? ग्लाइसर एल्डिहाइड। ग्लाइसर एल्डिहाइड क्या है? ट्रायोसिस के फॉर्म में आते हैं, मीन्स के इसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं। देन कीटोन शुगर की फॉर्म में ड्राई ऑक्सी एसीटोन।
टेट्रोसिस जिसमें 4 हमारे पास कार्बन एटम होंगे, तो उसकी एग्जांपल अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो हमारे पास इरिथ्रोसिस है, और अगर कीटोन ग्रुप होगा तो इरिथ्रोलोज है। पेंटोज में राइबोज कब होगा, पेंटोसिस में राइबोज कब होगा, जब हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और राइबोलोज कब होगा, जब कीटोन ग्रुप होगा। हेक्सोसिस में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, मीन्स के 6 कार्बन एटम। देखो आपसे कोई पूछे ना कि ऐसा हमें कोई मीन्स के डिपेंडिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम मोनोसैकेराइड को कैसे डिवाइड किया गया, तो आप बोलेंगे ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोजन एंड हेप्टोसिस। ठीक है, हेप्टोसिस में हमारे पास जो है कीटोन की सिर्फ ग्रुप होता है, तो उसे हम लोग सीटोप्लॉसिस कहते हैं। सीटोप्लॉसिस हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास कीटोन शुगर है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हेक्सोसिस पता होनी चाहिए। मीन्स के हेक्सोसिस क्या होती है, ग्लूकोज जब अगर एल्डिहाइड ग्रुप हो, और फ्रक्टोज जब हमारे पास कीटोन ग्रुप हो। तो मोनोसैकेराइड की ये आपको जो है क्लासिफिकेशन याद होनी चाहिए। लॉन्ग आए तो आप लोग पूरा इसी तरीके से लिखेंगे। देन हमारे पास ये स्ट्रक्चर दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारे पास वो स्ट्रक्चर दिए हैं किस तरीके से, डी ग्लूकोज है, डी मेनोज है, डी राइबोलोज है। सो ये सारे वो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं जिनमें हमारे पास जो है आइसोमेरिज्म में इन्हें ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा कि डी ग्लूकोज क्या है, इस तरीके से एल ग्लूकोज क्या होता है। सो ये फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है, वो हम आगे चल के पूरा डिस्कस करते हैं। सो आप लोग देख रहे हो कि इन सब में एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है। ठीक है, इन सब में कौन सा ग्रुप है हमारे पास, इन सब के अंदर जो ग्रुप है वो हमारे पास CHO दिया हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप दिया हुआ है। सो अगर यहाँ पे देखें आप लोग, ठीक है, यहाँ पे देखें ये सारा जो है, यहाँ पे जो ग्रुप दिया है, फंक्शनल ग्रुप दिया है, वो कीटोनिक ग्रुप दिया हुआ है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए आप अगर यहाँ पे देखिए ये वाला जो ग्रुप नज़र आ रहा है CH2O2, जहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो ये ग्रुप हमारे पास जो है, ये वाला ग्रुप, ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एल्डिहाइड ग्रुप की बात करती हूँ, तो यहाँ पे जो ये CHO दिया गया है, जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये जो CHO है, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसकी बेसिस पे इनको क्या किया जाता है, डिवाइड भी किया जाता है, और इनको इसी की बेसिस पे ये ग्रुप्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं। देन हमारे पास डाइसैकेराइड आ गए। डाइसैकेराइड आर दो शुगर्स विच यील्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। डाइसैकेराइड क्या है कि ऑन हाइड्रोलाइसिस के ऊपर जो हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट है, वो अगर 2 मोनोसैकेराइड या 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड में डिवाइड हो जाता है, तो वो हमारे पास डाइसैकेराइड कंपाउंड्स होते हैं। ये 2 या 2 से ज़्यादा जो कंपाउंड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं, वो मिलकर हमारे पास डाइसैकेराइड बनाते हैं। सिंपल अगर इसकी जनरल फार्मूला तो CnH2O(n-1) है। एग्जाम्पल, सक्रोज यील्ड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। जैसे सक्रोज है तो वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज देता है जब हम हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर वाटर की एडिशन करवाते हैं। मेल्टोज हमारे पास यील्ड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। लैक्टोज यील्ड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। इस तरीके से सक्रोज में से अगर हम उसकी हाइड्रोलाइजेशन करेंगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज वहाँ से हमें मिलेगा। माल्टोज से हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो है वो ग्लूकोज मिलेंगे, एंड लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज मिलेंगे। मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज मिलेगा। ये डाइसैकेराइड्स के बारे में आपको ये जनरल इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। एज अ लॉन्ग है या शॉर्ट है, आपके पास ये मटीरियल ज़रूर होना चाहिए। देन आगे चलते हैं। ओलिगोसैकेराइड विच यील्ड 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस, लाइक एग्जाम्पल माल्टोट्रायोस। हमारे इसी तरीके से ओलिगोसैकेराइड जो कि 3 से 10 के दरमियान मोनोसैकेराइड्स हमें यील्ड करते हैं ऑन दी हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स है। देखो जब हम लोग जिस कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलाइजेशन करवा रहे हैं और उसके नतीजे में हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं, लाइक यहाँ पे सक्रोज है, मेल्टोज है, लैक्टोज है, उनकी हाइड्रोलाइसिस के वक्त हमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं। वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास कहलाएंगे कि ये हमारे पास क्या है, एज अ डाइसैकेराइड्स। और किसी कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलाइजेशन के करवाने के बाद अगर हमें 3 या 3 से ज़्यादा हमें कोई मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, तो उसे हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। तो एग्जांपल है माल्टोट्रायोसिस। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड का फॉर्मूला C6H10O5N10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास glycans. Polysaccharide glycans are those which eat more than 10 molecule of monosaccharide on hydrolysis. General formula C6H10O5 bracket N. Polysaccharide are further subdivided into 2 groups. तो पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस के करने के बाद हमें हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू मीन्स के काफ़ी अमाउंट में मोनोसैकेराइड मीन्स के मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स हमें प्रोवाइड करते हैं। इनको 2 ग्रुप में सब डिवाइड किया गया है, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड लाइक होमोग्लाइकेन्स, polymers of same monosaccharide units, example star glycogen, inulin, cellulose, dextrin and dextrins. Polymers मीन्स के एक ही ग्रुप के अगर हमारे पास
एक बहुत मीन्स के पॉलीसेक्राइड्स क्या है कि वो सेक्राइड्स जिनकी हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमें सेम ग्रुप के ही मोनोसेक्राइड्स मिले, लाइक स्टार्च की ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइसिस करवाएं या ग्लाइकोजन की या इंसुलिन की या डेक्सट्रिन की या डेक्सट्रिन की, तो उसके नतीजे में हमें जो मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे वो एक ही फॉर्म के मोनोसेक्राइड होंगे, सेम कैटेगरी के। सो ये हमारे पास होमोपॉलीसेक्राइड कहलाएंगे। हेट्रोपॉलीसेक्राइड कौन से होते हैं? पॉलीमर ऑफ डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स और देयर डेरिवेटिव्स। एग्जाम्पल म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स लाइक ग्लाइकोज अमाइन ग्लाइकेन्स। सो वो पॉलीमर जिनकी हाइड्रोलाइसिस के तौर पर हमें जो मोनोसेक्राइड मिले वो डिफरेंट कैटेगरीज के मोनोसेक्राइड हों, एक जर्नल फॉर्म में ना हो, सो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? हेट्रोपॉलीसेक्राइड या हेट्रोग्लाइकेन्स। तो इनकी एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए। होमोपॉलीसेक्राइड्स में हमारे पास ग्लाइकोजन, स्टार, इनुलिन, सेलुलिन, डेक्सट्रिन एंड डेक्सट्रिन, ये सारी एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, तो ये याद होनी चाहिए। और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में हमारे पास कौन से हैं? म्यूकोपॉलीसेक्राइड, ग्लाइकोज अमाइन ग्लाइकेन्स। उसके बाद है बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स? तो कार्बोहाइड्रेट्स की ये इंपॉर्टेंस आनी चाहिए, बायो में पूछी जाती है। चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है हमारे पास? चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी है। कंस्टिट्यूशंस ऑफ कंपाउंड्स, लिपिड्स एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ये कंस्टिट्यूट होते हैं लिपिड्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के तौर पर भी। कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स आर यूज एज ड्रग, ई.जी. कार्डिक, ग्लाइकोसाइड्स, एंटीबायोटिक। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ ड्रग्स भी यूज़ किया जाता है, लाइक एंटीबायोटिक्स की फॉर्मेशन में, या फिर कार्डिक ग्लाइकोसाइडिक्स, जो ग्लाइकोसाइड्स हमारे पास जो कार्डिक से रिलेटेड जो भी ड्रग्स बनती है उनमें यूज़ होता है। लैक्टिक इज़ अ शुगर ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड्स, तो लैक्टेज जो है वो मिल्क शुगर है मेमरी ग्लैंड्स में, लैक्टोज। उसके अलावा राइबोज इज प्रेजेंट इन कोएंजाइम ATP, FAD, NAD एंड RNA। सो जो जेनेटिक कंट्रोल करता है, राइबोज भी जेनेटिक कंट्रोल में भी एज अ कोएंजाइम यूज़ होता है, लाइक ATP की फॉर्म में, ADN, NAD एंड RNA। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। उसके अलावा है ग्लूकोज इज मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल ऑफ मैमल्स एंड यूनिवर्सल फ्यूल ऑफ फीटस। ग्लूकोज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, वो एक मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल के तौर पर यूज़ होता है मैमल्स के अंदर, मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉजेज डिजीजेज, ग्लैक्टोजीमिया, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस, हाइपरग्लाइसूरिया कॉजेज डायबिटीज़। अच्छा, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स जो कि मीन्स के कार्बोहाइड्रेट्स की समझ लें कि मेटाबॉलिज्म में जो इफेक्टिव एंजाइम्स होते हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास डिफरेंट डिजीजेज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स हो जाती हैं, जैसे ग्लाइक्टोसीमिया, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हो जाती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से कुछ डिजीज़ हो जाती हैं, हाइपरग्लाइसूरिया जैसे जो डायबिटीज़ है वो डिजीज़ कॉज होती हैं। सो ये उस वक्त होती हैं कॉज जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की कोई डिसोसिएशन में जो हमारे पास एंजाइम्स यूज़ होते हैं, अगर वो एंजाइम डिफेक्ट हो जाएं तो उस वक्त हमारे पास ये डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं। उसके बाद है ग्लूकोज इज़ द मेन डाइटरी इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज एक मेन मोस्ट डाइटरी इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट, मीन्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज इज द मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल ऑफ मैमल्स एंड ग्लूकोज इज द मोस्ट डाइटरी कार्बोहाइड्रेट इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम एज ग्लूकोज फॉर्म बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च एंड डाइसैक्राइड एंड अदर शुगर्स आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज इन द लिवर। सो देखो, ग्लूकोज जो है वो मेजर सोर्स है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये कैसे होता है? ग्लूकोज हमारे पास, हम कोई भी लाइक कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसके हाइड्रोलाइसिस के तौर पर हमें क्या मिलता है, लाइक अगर हम लोग डाइसैक्राइड और स्टार्च लेते हैं सो उनके हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के बाद हमें जो मेन सोर्स मिलती है वो ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। और कुछ अदर शुगर्स होती हैं, ये शुगर जो होती है लाइक अगर हमारे पास जो ग्लूकोज होता है या फिर हम ओरली लेते हैं ग्लूकोज, सो वो भी हमारे पास अगर हाई अमाउंट में हो तो लिवर में स्टोर हो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। और जब हमें एनर्जी की यूज़ होती है तो वही ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म होती है, उसी को कन्वर्ट करके वो उसकी कन्वर्जन के पास हमें ग्लूकोज मिलता है और हम वो एब्सेंस ऑफ एनर्जी में हम लोग वो ग्लूकोज यूज़ करते हैं। तो ग्लूकोज एक मेजर सोर्स है, यूनिवर्सल फ्यूज ऑफ फीटस, फ्यूल ऑफ द फीटस, और फीटस की लाइफ में भी जो यूनिवर्सल सोर्स है वो हमारे पास ग्लूकोज होता है। Then synthesis of all the other carbohydrates in the body include glycogen for storage, ribose and deoxyribose in the nucleic acid, galactose in lactose of milk, in glycolipids and in combination with protein in glycoprotein and proteoglycans। अच्छा, जो दूसरे कंपाउंड्स हमारी बॉडी में जो बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से, उसमें क्या है, ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर करने के लिए, ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए ग्लाइकोजन की कन्वर्जन का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज जो है वो न्यूक्लिक एसिड के तौर पर हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं।
देन ग्लैक्टोज जो है वो हमें लैक्टोज से मिलता है, या फिर ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है, जो कि ग्लाइकोलिपिड्स हमारी मेम्ब्रेनिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, उनमें यूज़ होता है। और प्रोटीन के साथ कम्बिनेशन करने के बाद ये जो जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के भी सिंथेसिस करते हैं एंड प्रोटीओग्लाइकोलेंस भी करते हैं। सो इट मीन्स कार्बोहाइड्रेशन से हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक की वजह से हमारी बॉडी में दूसरे कंपाउंड्स भी मिलके बनते हैं, जो कि हमारी बॉडी के सेल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। लाइक स्टोरेज, ग्लाइकोजन की स्टोरेज होगी, ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होगा। तो जब हमारे पास फास्टिंग में या हम एनर्जी की कोई और सोर्स नहीं होती, तो यही ग्लाइकोजन हमें जो है वो 8 to 10 आवर्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस तरीके से डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज जो होते हैं वो डीएनए के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। देन हमारे पास जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए। सो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं? जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर्स के लिए काम आते हैं। सो ये सारी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद ग्लाइकोजन, अगर हम ग्लाइकोजन को डिस्क्राइब करते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज आर अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर करेक्टेड बाय द डेफिशिएंस मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन और डिपोजिशन ऑफ एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन लीडिंग टू मसल्स वीकनेस। सम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज result in early death. Disease associated with carbohydrate metabolism includes diabetes mellitus, galactosemia, lactose intolerance, glycogen storage disease. अच्छा, अगर हम लोग ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ क्या है? एक ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है जिसमें ग्लाइकोजन की जो मेबोलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, उसमें कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, यहाँ पर एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इसी की वजह से मसल्स वीकनेस हो जाती है। लाइक सिम्टम्स क्या हैं इसके? मसल्स वीकनेस हैं, और फिर मसल्स वीकनेस और फिर कुछ और ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि मिलके क्या जो रिजल्ट निकलता है, डेथ रिजल्ट निकलता है। इट मीन्स कि ये ऐसा डिजीज़ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ की वजह से लीड टू डेथ भी पर्सन चला जाता है। सो डिसीज़ जो एसोसिएटेड होती हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, उसमें डायबिटीज़ मेलिटस मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे पास जो है वो ग्लूकोज की कन्वर्जेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाता सही से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में या तो ब्लड में एक्सट्रीम लेवल तक ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। इसके अलावा लैक्टोज टॉलरेंस ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हैं। सो ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो ग्लाइकोजन से रिलेटेड होते हैं। एटलीस्ट इनके नाम आपको इस लेवल पे आने चाहिए। देन हमारे पास है वॉन जर्क डिजीज़ है, पॉम डिजीज़ है, कोरियस डिजीज़ है, एडहेंसन है, एमसी एड्रेस एंड हैरिस डिजीज़ है। ये वो सारी डिजीज़ हैं जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होती हैं। अच्छा, इन डिजीज़ के भी नाम आप लोगों को एटलीस्ट नाम पता होने चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है इसमें वॉन जर्क डिजीज़ होता है, पॉम्स डिजीज़ होता है, कोरियस डिजीज़ होता है, एडहेंसन डिजीज़ होता है, मैक आर्लिस डिजीज़ होता है, हैरिस डिजीज़। सो इनके सिर्फ नाम याद होने चाहिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ग्लाइकोजन की जो स्टोरेज डिजीज़ है वो हमारे पास है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी, मेनली इन द लिवर एंड मसल्स. Liver, its major function is to provide glucose for extrahepatic tissues in muscles. It serves mainly as a ready source of the metabolic fuel for use in muscles. Muscles lack glucose 6-phosphate and cannot release free glucose from glycogen. अच्छा, अब इसमें क्या होता है? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ क्या होती है? देखो, ये प्रिंसिपल सोर्स है कि लिवर को, मसल्स को जो है हमारे पास मेनली लिवर में पाया जाता है। ठीक है, फिर ये क्या करता है कि ये हमारे पास जो ग्लूकोज होते हैं एक्स्ट्रा टिश्यूज में, वो एज अ सर्व करते हैं कि जब भी हमारे पास लैक ऑफ जो है वो ग्लूकोज हो जाएगी, फंक्शंस नहीं कर पाएगी बॉडी, तो उस वक्त ये ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो हमारे पास होता है उस एंजाइम्स के थ्रू जो है ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करती है। लेकिन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ में ये एंजाइम जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं कर पाता। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है वो हमारे पास कौन सा डिसऑर्डर होना चाहिए? हमें याद होना चाहिए ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास डिसऑर्डर है। अच्छा, अब हम लोग मैं कुछ आइसोमेरिज्म जो है हमारे पास, जो आइसोमेरिज्म का प्रोसेस था उस प्रोसेस के तरीके, लाइक आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कुछ ग्लूकोज डी ग्लूकोज थे, एल ग्लूकोज भी पाया जाएगा, डी ग्लैक्टोज है तो एल ग्लैक्टोज भी होगा। वो किस बेसिस पे होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, जिसे हम लोग आइसोमेरिज्म की भी प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या है? असिमेट्रिकल कार्बन एटम टू विच 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर अटैच्ड. एसिमेट्रिकल कार्बन एटम क्या कहलाता है? वो कार्बन एटम जिसमें हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, कि यहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से फैली हुई हैं। एक में OH है, दूसरे में एल्डिहाइड ग्रुप है, देन हमारे पास सिर्फ खाली हाइड्रोजन है और एक में R चेन है। इसे हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है?
The presence of a asymmetrical carbon atom in a compound give rise to formation of the isomers. अच्छा, अगर इस तरह का कार्बन एटम, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में पाया जाएगा तो वो इसकी वजह से बहुत सारे आइसोमर्स जो है वो बन सकते हैं उस कंपाउंड में, उस कार्बोहाइड्रेट में. सच कंपाउंड विच आर आइडेंटिफिकेशन इन कंपोजिशन सेम एम्पेरिकल फार्मूला बट डिफरेंट ओनली इन सेप्टियल कन्फिगरेशन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द स्टीरियो आइसोमर्स, स्पेस आइसोमर्स. स्टीरियो आइसोमर्स क्या कहलाते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स वो आइसोमर्स के कंपाउंड जिनके अंदर जो है कंपोजिशन तो सेम ही हो, एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो. सो उनके जो आइसोमर्स बनते हैं उन्हें, उन कंपाउंड्स को हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, स्पेस आइसोमर्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स का जब टॉपिक कर रहे होते हैं तो आप लोगों को इन तमाम चीज़ों के बारे में सही से पता हो, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं. एग्जाम्पल दी हुई है, ग्लूकोज की एग्जाम्पल दी हुई है. C6H12O6 represents 16 different simple sugar and all possess the same formula but these different in the arrangement of H and OH groups in space, these called the isomers. देखो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट का हेक्सोसिस का जो है फॉर्मूला है, सिंपल वो हेक्सोसिस का फॉर्मूला है. अब इसी कंपाउंड से जो है वो 16 डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं. मतलब उनका सेम केमिकल फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होंगे. अब वो किस तरीके से? सो ये सब जो सेम यहाँ पे देखो ये सब शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है. सो इन सब को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ H एंड OH की डिफरेंस के बेसिस पे ये आपस में चेंज होंगे तो इन्हें हम आइसोमर्स कहेंगे. इन दिस मॉलिक्यूल्स द अरेंजमेंट्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द एंड कार्बन एटम इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट. इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो लास्ट वाला कार्बन एटम होता है, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो भी सिग्निफिकेंट it not significant. In these molecules the arrangement of the group of the and carbon atom is not significant. मीन्स कि लास्ट का जो कार्बन एटम है उसके ग्रुप्स जो है इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होते, क्योंकि ये मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर चेंजिंग आती है, ठीक है. आगे एपीमर्स, कार्बोहाइड्रेट आइसोमर्स दैट डिफरेंट इन कन्फिगरेशन अराउंड ओनली वन स्पेसिफिक कार्बन एटम एक्सेप्ट कार्बोनाइल ग्रुप आर डिफाइंड एज एपी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपी आइसोमर्स, ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2 IP आइसोमर्स. ये MCQs भी आता है कि जो है हमारे पास ग्लूकोज का एपी आइसोमर कौन सा है, तो आपको बताओ ग्लूकोज का एपी आइसोमर गैलेक्टोज है और ग्लूकोज का जो है दूसरा एपी आइसोमर कौन है, तो मैनोज है. ये इस तरीके से पूछा जाता है कि C4 पे ग्लूकोज का एपी आइसोमर कौन है, तो C4 की चेंजिंग पे जो एपी आइसोमर होता है ग्लूकोज का गैलेक्टोज होता है और C2 की अरेंजमेंट में हमारे पास जो होता है वो मैनोज होता है. हाउएवर गैलेक्टोज एंड मैनोज आर नॉट एपीमर्स, दे डिफरेंट इन C2 एंड C4 एंड देयरफॉर दे आर जस्ट आइसोमर्स. अच्छा, इसमें जो मैनोज है और हमारे पास गैलेक्टोज है वो किसी चीज़ के आइसोमर्स एपीमर्स नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आइसोमर्स हैं. देखो वो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके सिर्फ जो हमारे पास ऐसे मीन्स कि सिर्फ उनका एक स्पेसिफिक कार्बन एटम है उसके अंदर चेंजिंग्स हों तो वो एपीमर्स कहलाते हैं. अब इसमें ग्लूकोज और इसकी एपीमर्स की दी गई है इस तरीके से एग्जाम्पल, ये देखो, ठीक है. अब क्या है, हमें क्या है, ग्लूकोज जो है वो किसका कार्बन 2 पे वो किसका एपीमर्स है, ग्लूकोज जो है को कार्बन 2 पे किसका एपीमर है, मैनोज का. सो पहली डायग्राम में देखें जो येलो लाइन से जो दूसरे नंबर पे कार्बन है, ठीक है, C2 है, वहाँ पे देखो ग्लूकोज में राइट साइड पे जो है H लगा, राइट साइड पे जो है OH लगा हुआ और लेफ्ट साइड पे H लगा हुआ, ठीक है, और मैनोज में वही चेंजिंग अलग हो गई है. तो ग्लूकोज का जो C2 पे एपीमर है वो मैनोज है और ग्लूकोज का C4 पे जो हमारे पास एपीमर है वो कौन है, गैलेक्टोज है. जैसे अब वहाँ पे देखो ग्लूकोज में देखो C4 ग्लूकोज का देखो और गैलेक्टोज का C4 देखो, सिर्फ H और OH की रिप्लेसमेंट हुई हुई है. सो एपीमर्स की भी जब भी आपके पास कोई एग्जाम्पल आए या डेफिनेशन पूछी जाएगी और MCQs पूछा जाएगा तो आपको ये डिफरेंस ज़रूर याद होना चाहिए. इस तरीके से डायग्राम के थ्रू याद करेंगे तो आप लोगों को और भी ईजी रहेगा. उसके बाद है DNL सीरीज़ के बारे में भी आपसे पूछा जाता है. द ओरिएंटेशन ऑफ H एंड OH ग्रुप्स अराउंड द कार्बन एटम जस्ट एडजेसेंट टू द टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल. देखो अब क्या होता है कि अब DNL सीरीज़ किस तरीके से होती है, मीन्स कि सिर्फ कार्बन एटम से पहले वाला जो कार्बन है, लाइक अगर कोई कार्बन जो है वो 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, लाइक ग्लूकोज ले लेते हैं, तो उसकी जो 5th कार्बन होगा उसके ऊपर सिर्फ H और OH की जो डिफरेंस होगी ना उसी की बेसिस पे L और उसे D में कैटेगराइज किया जाएगा. कार्बन एटम 5 इन ग्लूकोज व्हेन द OH ग्रुप ऑन दिस कार्बन इज ऑन राइट साइड देन इट्स बिलोंग टू D सीरीज, व्हेन OH ग्रुप इज ऑन लेफ्ट साइड इट इज़ अ मेंबर ऑफ द L सीरीज. अगर
कार्बन एटम का, ठीक है, जो हो OH ग्रुप वो राइट साइड पे हो तो वो D सीरीज़ में चला जाएगा, और जब OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे हो तो वो L सीरीज़ में चला जाएगा। मीन्स कि अगर राइट साइड पे है तो वो क्या कहलाएगा, L ग्लूकोज, ठीक है, सॉरी D ग्लूकोज, और अगर राइट साइड उसमें लेफ्ट साइड पे होगा तो वो L ग्लूकोज। L एंड लेफ्ट सेम होता है, तो L से आप याद कर लें। The designation of sugars isomer D form L form is determined by its spectral relationship to the parent compound of carbohydrate। जैसे parent compound of carbohydrate की आइसोमेरिज्म के प्रोसेस के थ्रू जो है वो इनको डिफाइड किया गया है। ये देखो इसमें हमारा देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया है, L ग्लाइसर एल्डिहाइड है और ये D ग्लाइसर एल्डिहाइड है, ठीक है। ये कंपाउंड इसे 3 कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। अब इसमें देखो कि हमारे पास जो सेकंड कार्बन है, ठीक है, L ग्लाइसर एल्डिहाइड पे देखो लेफ्ट साइड पे OH लगा हुआ है, और D ग्लाइसर एल्डिहाइड पे देखो राइट साइड पे लगा हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे पास D ग्लाइसराइड है उसके ऊपर जो है वो राइट साइड पे OH लगा हुआ है, और उस पर हमारे पास लेफ्ट पे। तो इसमें जब इस तरीके से एडिशन आए तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें L ग्लाइसराइड कौन सा और D ग्लाइसराइड कौन सा है, तो आपको OH के बेसिस पे बताना है कि कौन सा कंपाउंड है। देन हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। Then optical isomerism क्या है, the presence of asymmetric carbon atom also confer optical activity on the compound. When a beam of plain polarized light is passed through a solution exhibiting optical activity, it will be rotated to the right or left in accordance with type of compound. When it is rotated to right or clockwise, it is termed as dextrorotatory, D or positive sign. When rotated to left counterclockwise, it termed as levorotatory, L और माइनस साइंस। देखो वहाँ पे D और L बड़ा वाला था, यहाँ पे आपको DL जो है वो देखो, अगर आपको पूछा जाए ना इस तरीके से कैटेगराइज किया जाए तो आपको समझ आना चाहिए कि इनको सिर्फ OH ग्रुप के लेफ्ट राइट होने के तौर पर कैटेगराइज किया गया है। और अगर छोटे D और L का साइन होना तो उसमें आप लोग समझेंगे कि उसको एज उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के तौर पर किया गया है कि एक सॉल्यूशन के अंदर उस कंपाउंड को डालेंगे और पोलराइज लाइट को उसमें से पास करवाएंगे। सो अगर वो क्लॉकवाइज पास हो रही है तो उसे डेक्ट्रोस्टेटरी कहेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज है तो वो लीवोरोटेटरी है। सो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के तौर पर होता है। सच कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स और एंटोमर्स। नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड समटाइम इज कॉल्ड द डेक्स्ट्रोज। देखो इन कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमर्स और एंट आइसोमर्स भी कहते हैं। और नेचुरली जो ग्लूकोज है, आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि नेचुरली ग्लूकोज क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है लीवोरोटेटरी, तो आपको बताना वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और इसको कभी कभी डेक्ट्रोज भी कहते हैं। अब रेसिमोस एंड रिसोल्यूशन क्या है, रेसिमोस व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी आइसोमर्स आर प्रेजेंट, द मिक्सचर हैज नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमिक। अच्छा, एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर लीवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी इक्वल अमाउंट में हों तो उनकी कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ अगर इक्वल अमाउंट में हो तो आपस में क्रॉस करती हैं। सो इन कंपाउंड को रेसिमिक कहते हैं। और रिसोल्यूशन क्या है, द सेपरेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिवल आइसोमर्स फ्रॉम अ रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन क्या है कि उस रेसिमिक सोल्यूशन में से अगर अलग अलग कैटेगरी से कंपाउंड्स को आपस से सेपरेट किया जाएगा तो उसे हम लोग रिसोल्यूशन कहेंगे। अच्छा, ये डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ाने का मकसद क्या है, क्योंकि ये डेफिनेशन आपसे वाइवा में भी पूछी जाती है और एमसीक्यूज कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड एमसीक्यूज जब आएंगे तो वो अब भी पूछी जाएंगी। सो ये किसी बुक में नहीं होती, ये डिफरेंट बुक्स से कलेक्ट करके एक ही जगह लेक्चर बनाना पड़ता है। सो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट का ये पूरा लेक्चर बनाया है कि कौन कौन से एमसीक्यूज किस तरीके से आ सकते हैं ताकि आप लोगों को हर चीज़ आए। ये वो डेफिनेशंस है जो मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ कि किस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ताकि आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ पता हो। सो देखो, आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो है ना पता हो कि डेफिनेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको पता हो कि इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके से है। देन हमारे पास जो मोनोसैकराइड्स हैं, ठीक है। देन आपको पता हो कि हमारे पास जो मोनोसैकराइड्स हैं उनकी जनरल फॉर्मेशन क्या है, और उसके अलावा उसको कितनी टाइप्स में डिवाइड किया गया। ये चार्ट आप लोगों को एग्जैक्ट ऐसे ही याद होना चाहिए, काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है। देन आपको ये स्ट्रक्चर्स ना याद हों, भले स्ट्रक्चर याद नहीं करना, डाइसैकराइड्स की पूरी डेफिनेशन याद हो उसकी, फिर उसके बाद पॉलीसैकराइड्स के बारे में आपको डेफिनेशन याद हो, उसकी कैटेगरीज याद हो। बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वाइवा और थ्योरी दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज आपको बार बार आपसे इस पर शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखने को आ सकता है, तो आप एज इट इज़ यही लिख सकते हैं। अच्छा, जनरल प्रॉपर्टीज़ में कार्बन की आइसोमेरिज्म से रिलेटेड स्टीरियो आइसोमर पूछा जाता है आपसे।
एपीमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपसे पूछा जाता है, ये आपको एज इट इज़ याद हो क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स आपसे पूछे जाते हैं। DNL सीरीज आपसे पूछी जाती है। उसके अलावा ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछा जाता है एंड रेसिमिक एंड रेसोल्यूशंस आपसे पूछा जाता है। सो आज के लेक्चर में यहीं तक। ये कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कार्बोहाइड्रेट्स पे अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बतानी है। रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जिस पे शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है। उसके अलावा पॉलीसेक्राइड, ऑलीसेक्राइड, इन सब की इंपॉर्टेंस है। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करते हैं क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। सो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ जो है वो अपलोड करती रहूँ। तो अल्लाह हाफिज़ गाइस।